प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का दूसरा अध्याय है। विषय 2, राजा, किसान और नगर। और इस अध्याय में हम लगभग 1200 सालों का इतिहास पढ़ेंगे, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। जो शुरुआती राज्य थे और अर्थव्यवस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए हैं। ये जो समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ये परिवर्तन का काल है। जो 600 ईसा पूर्व है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, जो ये परिवर्तन का काल है। और इन्हीं परिवर्तनों से आगे का इतिहास बना। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसका लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई और साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी होती है 1000 वर्षों की। तो पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी, शवों के अंतिम संस्कार के जो नए तरीके हैं, ये शब्द पढ़ते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो महापाषाण जो कब्रें हैं, जो कब्र, उनसे संबंधित हम बातें अध्ययन कर रहे हैं। कहता जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। मतलब दाह संस्कार के लिए डेड बॉडी को नीचे दफना के उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। और इन पत्थरों के साथ साथ महापाषाण मीन्स बड़े बड़े पाषाण पत्थर। अब यहाँ जो विशेष बात है वो ये अगली लाइन में कहता है, कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। तो जो महापाषाण कब्रें हैं, ये भारत में सबसे पहले लोहे का साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है। यदि हम भारत में लोहे की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से इन्हीं महापाषाण कब्रों से हमें लोहे का साक्ष्य मिलना उपलब्ध होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे जिनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीकों से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। तो यहाँ ये बता रहा है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जिस काल को हम परिवर्तनकारी काल, क्रांतिकारी काल मानते हैं, उसमें जैसे 16 महाजनपदों का उदय 16 महाजनपदों का उदय होता है। और इन महाजनपदों के उदय के पीछे लोहे का व्यापक मात्रा में प्रचलन, ये भी हमें पता चलता है। साथ में सिक्कों की शुरुआत होती है। जो भारत के प्राथमिक सबसे पहले ज्ञात सिक्के हैं, आहत, या जिसको इंग्लिश में पंच मार्केट कॉइन्स बोलते हैं, उनकी शुरुआत होती है। साथ में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के द्वारा नई विचारधाराएं, जिससे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वो भी उनके कारणों में है। और बड़े बड़े नगरों का विकास इसी काल में हुआ। तो इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल माना जाता है, जिसमें रजवाड़े, साम्राज्य, उनका उदय, नगरों का विकास, लोहे का व्यापक प्रचलन, जिसके कारण कृषि में परिवर्तन आया, और राजाओं की जो सेना थी, उनके हथियार जब लोहे के बने व्यापक रूप से, तो उनके पास अलग तरह का एक सशक्त सेना का निर्माण हुआ। और खेती में लोहे के प्रयोग से ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खेतीबाड़ी के अधीन आई, जिसके कारण राजाओं को ज़्यादा टैक्स मिला राजाओं को। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं खड़ी की और अपनी जो राजधानियां थी उनकी किलेबंदियां की। तो ये बहुत से कारण हैं जिसके कारण 6ठी शताब्दी ईसा को
या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल या क्रांतिकारी काल कह सकते हैं। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। अब ये तो इतिहास के सोर्सेज है ही। जो अभिलेख मीन्स किसी भी कठोर सतह पर लिखा हुआ कोई लेख, ग्रंथ, सिक्के और चित्र। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। ये एक अभिलेख दिया हुआ सांची का, सांची मध्य प्रदेश में है, लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी का ही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसेप और पियादसी। प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी थे, जेम्स प्रिंसेप, और पियादसी ये अशोक महान की उपाधि थी। साइड में आप देख लीजिए, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको बोलते हैं अभिलेख शास्त्र। साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है, कई बार इंग्लिश में लिखा आ जाता है एपिग्राफी, तो अभिलेखों के अध्ययन को ही इंग्लिश में एपिग्राफी बोलेंगे और हिंदी में अभिलेख शास्त्र बोलेंगे। तो कहता है प्रिंसेप और पियादसी। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। क्योंकि हमारे प्रारंभिक जो स्रोत हैं वो इन्हीं लिपियों में है, ब्रह्मी और ख्रोष्टी में। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियादसी यानी मनोहर मुखाकृति वाला, मीन जिसका मुख मनोहर है, सुंदर है, वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, क्योंकि पियादसी किसकी उपाधि थी? अशोक की उपाधि थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। इसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाना और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इसमें संबंध तो थे, इन प्रक्रियाओं में आपस में संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये प्रत्यक्ष समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इनके सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो साइड में पहले आप अभिलेख देख लीजिए। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को या संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उसका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि मीन लिखने का स्टाइल, लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर जो ए है वो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे उल्टी के लिखा हुआ इन्होंने, और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता था। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन समझने की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। आप देख रहे हैं अशोक में कौन सी से है। तो क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे।
लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। नीचे एक बॉक्स और बनाया हुआ, जनपद। जन मीन्स जनता, लोग, पद मीन्स जहाँ पांव रखा उन्होंने। तो जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है, मीन्स बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है। प्रारंभिक राज्य 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। तो हमें ध्यान रखना चाहिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की जो बात हम पढ़ते हैं, ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ। और यदि हम बात करें जैन ग्रंथ की तो वो है भगवती सूत्र। उनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। देखिए, कहने में छोटे छोटे शब्द हैं ये, जैसे आरंभिक राज्य। तो इन आरंभिक राज्यों से भारत का राजनीतिक इतिहास हम पाते हैं। में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और उन 16 महाजनपद में कुछ शक्तिशाली महाजनपद थे और उनमें सबसे आगे मगध निकल गया। फिर नगरों का विकास, लोहे का बढ़ता प्रयोग, चाहे सेना हो चाहे कृषि हो, और सिक्कों से, जिसके कारण व्यापार वाणिज्य बहुत आसान हुआ, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इस काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। इसी काल में बौद्ध और जैन सहित जो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं हैं, मीन्स 2 धर्म है, उनका विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यदि बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये दोनों में है। जैसे नाम प्राय मिलते हैं, दोनों में सेम है ये। इससे स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अब कहता है कि जो अधिकांश महाजनपद है उनका जो शासन है, राजा का शासन होता था अधिकांश महाजनपदों पर, मतलब राजतंत्र शासन प्रणाली अपनाई हुई थी, राजतंत्र। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। हालांकि एक पूरा ग्रुप शासन कर रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति राजा कहला रहा है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर जो राजा गण है, मीन्स राजाओं का, उन लोगों का जो ग्रुप है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को राजा बोला गया, राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किले से घेरा जाता था। इसको चारों तरफ 4 दीवारी से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और जो प्रारंभिक सेनाएं हैं, ये यहाँ 16 महाजनपदों की लोकेशन दिखाई हुई है। तो साउथ की तरफ तो सिर्फ ये अवंती ही है। तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये यहाँ 16 महाजनपदों को आप मैप में देख सकते हैं। अब कहता है और नौकरशाही के लिए, सेना के लिए, नौकरशाही के लिए और किलेबद्ध बनाने के लिए, राजधानी को 4 दीवारी बनाने के लिए, या कोई ऐसी प्राकृतिक जैसे पहाड़ियाँ उनको आपस में जोड़ने के लिए, नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि जो शासक है वो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, क्योंकि आपने 4 वर्ण देखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे
शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध तरीका माना जाता था। पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना ही माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अभी भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायकृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। मतलब जब जरूरत हुई उनको सेना में भर्ती कर लिया, अन्यथा वो अपनी कृषि कर रहे हैं। साइड में दे रखे हैं ओलिगार्की या समूह शासन। ओलिगार्की या समूह शासन, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा था वह एक समूह शासन ही था, यद्यपि उसका नाम अलग है। तो ओलिगार्की या समूह शासन। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 16 महाजन पदों में प्रथम कौन सा है? मगध। मेंस जो इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार का इलाका है, यही मगध का केंद्र बिंदु था। यहीं से चलता था शासन। सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। अब यदि उपज अच्छी होगी तो राजाओं को टैक्स अच्छा मिलेगा, लोगों के पास भी धन होगा। दूसरे यह कि लोहे की खदानें जो आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और उसकी जो उपनदियां हैं, उससे आवागमन का रास्ता सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। भाई ये सारी चीजें होते हुए भी जो वहाँ के शासक थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे, और उनकी महत्वाकांक्षा के कारण ही मगध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ऊंचाइयों को छुआ उसने। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार जो हर्यक वंश का शासक था, हर्यक ये इनका राजवंश था। हर्यक राजवंश के थे बिंबिसार। उसका बेटा अजातशत्रु हुआ, और अजातशत्रु का बेटा उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और नंद वंश के महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके मंत्री इनकी नीतियों को लागू करते थे। अब कहता है प्रारंभ में राजगहा जो आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है। जो बिहार में राजगीर था उसका प्राकृत नाम राजगहा था, मगध की राजधानी थी। यह रोचक बात है कि शब्द का अर्थ राजाओं का घर, राजगहा राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगहा एक किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। बिहार की जो राजधानी वर्तमान में वो पटना है, और पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। कहता भाषाएं और लिपियां। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है। जबकि पश्चिमोत्तर से मिले जो अभिलेख हैं वो अरामीक और यूनानी भाषा में है। तो ज़्यादातर तो हो गए प्राकृत में, और जो पश्चिमोत्तर में मिले हैं वो अरामीक और यूनानी भाषाओं में है। प्राकृत के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के जो अभिलेख हैं जिनकी भाषा अरामीक और यूनानी है उनकी लिपि अधिकतर की खरोष्टी है। अरामीक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। एक आरंभिक साम्राज्य, मीन्स हम मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उनके पुत्र अशोक ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनका बेटा हुआ बिंदुसार,
और बिंदुसार का बेटा था अशोक महान। पुत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग, जो आधुनिक उड़ीसा को ही पुराने जमाने में कलिंग बोलते थे, पर विजय प्राप्त की थी। अब कहता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कहता है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इन्हें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतः मूर्तिकला, ये आप देख ही रहे हैं, जो हमारा राज्य के चिन्ह है, 4 शेरों वाली मूर्ति, जिसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ वहाँ से लिया गया है, क्योंकि मौर्य काल में मूर्तिकला उच्च कोटि की थी। तो विशेषतः मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। और रचनाओं में कौन कौन सी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका। मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण या इंडिका। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। एक स्रोत और है जिसका उपयोग प्राय किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा था। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, गुरु थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवृत्ति, जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। यह भी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ धम्म है, धर्म ही, जो अपना हिंदी में आप लिखे ना धर्म बनेगा, तो वो धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, जो नैतिक बातें होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार व दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। अब कहता साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था? तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी थी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। तो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला हो गया और मध्य भारत में उज्जैनी हो गई, साउथ में सुवर्णगिरी हो गया और कलिंग की तरफ तोसली हो गया। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में, या आप अशोक के अभिलेखों का विवरण देख सकते हैं, अशोक के अभिलेख दर्शाए हुए इसमें, कि शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र, कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र है। यह संभव है कि सबसे प्रबल जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि जो सुवर्णगिरी है कर्नाटक में, वो सोने के पहाड़, सोने की खदान के लिए उपयोगी था। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन जल और थल से बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ है कि यात्रियों के लिए रहन सहन और खान पान की व्यवस्था और सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक कमेटी, एक समिति और 6 उसकी उप समितियों को उल्लेख किया है। ये ध्यान रखेंगे आप, एक समिति एक है और आगे उसकी 6 उप समितियां हैं। इनमें एक का काम क्या था? पहली का नौसेना का संचालन करना था, दूसरे का यातायात और खान पान का संचालन करना था, तीसरे का काम पैदल सैनिकों का संचालन था, चौथी का अश्वारोहियों, 5वीं का रथारोहियों और 6ठी का काम था हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। जो दूसरी उप समिति थी
जो यातायात और खान पान का संचालन करती थी, वो साथ क्या क्या करती थी साथ में, उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सारा काम था दूसरी उप समिति का। तो एक समिति, 6 उप समितियां। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इहलौकिक और परलौकिक, इस संसार में और इसके बाद के संसार में भी अच्छा होगा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्मामात नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जो कमिश्नर रैंक के अधिकारी होते थे, मतलब बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे ये। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था भारत। जब हम बात करें कि 19वीं शताब्दी में, तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। क्योंकि अशोक की तो हमें ये 2 ही उपाधियां ज़्यादा पता चलती है, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय का मतलब देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी का मतलब इसका मुख मनोहर मुखाकृति वाला हो, सुंदर हो। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 सालों तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। धन्यवाद।